सुभाष की गुप्त यात्रा। कलकत्ता से गुप्त प्रस्थान की निर्धारित तिथि 16 जनवरी 1941 से 2 दिन पहले सुभाष चंद्र ने घर वालों से कहा कि कुछ दिनों के लिए वे एकांतवास में जा रहे हैं। इस दौरान वे ना तो किसी से मिलेंगे और ना किसी से फोन पर ही संपर्क रखेंगे। पर्दों के जरिए उन्होंने अपना कमरा खंड खंड बांट दिया। बावर्ची खाना पीना पर्दे के नीचे से भीतर सरका देता और अगली वेला बाहर सरकाए जूठे बर्तन, क्रॉकरी वगैरह उठा लेता। एकांतवास में जाने की आखिरी शाम माँ तथा घर के अन्य लोगों के साथ भोजन करते समय उन्होंने सबसे विदा ले ली थी। प्रस्थान वाले दिन घर से अधिकांश सदस्य अपने अपने कमरों में सोने चले गए तो वे अपनी अंतिम तैयारी में जुट गए। इंतजाम यह किया गया था कि घर में ही रहने वाले उनके 2 अन्य भतीजे एकांतवास की कपट कथा फैलाने में इला की मदद करेंगे। शिशिर रात करीब 9 बजे पहुंचा। उसकी भारी भरकम कार जर्मन वॉर्डरर में यात्रा में ले जाने के लिए रखे सुभाष के बक्सों पर सहज ही दिख जाने वाले मोहम्मद जियाउद्दीन के रोमन प्रथम अक्षर MZ अंकित थे। कूच के लिए बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ी क्योंकि घर के 1-2 सदस्यों को शक हो गया था और वे देर तक इर्द गिर्द मंडराते रहते थे। अंततः 17 जनवरी 1941 की रात करीब 1:30 पर जब मैदान साफ दिखा तो सुभाष चंद्र को कार में बैठाकर शिशिर सफाई से निकल गया। उस वक्त सुभाष गहरी भूरी शेरवानी, खुला पैजामा, फीतेदार यूरोपियन जूते और सिर पर रुएदार काली अस्तरखानी टोपी पहने हुए थे। घर से बाहर निकलकर शिशिर ने जानबूझकर दक्षिण की राह पकड़ी क्योंकि संभव था कि दूसरी तरफ मुफ्ती में सुभाष की निगरानी पर तैनाती पुलिसकर्मी कार के आने से चौकन्ने हो जाएंगे। सरकार से हालांकि सुभाष को बिना शर्त रिहा किया गया था, मगर उसकी निगरानी 24 घंटे की जा रही थी। अब तो यह भी जाहिर हो चुका था कि पुलिस विभाग के घर के भीतर भी अपने मुखबिर बिठा रखे हैं। हालांकि उनकी निशानदेही अभी तक नहीं हो सकी थी। उधर अपने बेहद भरोसेमंद आदमियों के जरिए सुभाष ने पुलिस विभाग से अपनी फाइल उड़वाकर और रातों रात पढ़ समझकर अगले दिन जहां की तहां रखवा दी थी। यानी वे जानते थे कि पुलिस के पास उसके बारे में किस किस स्रोत से मिली क्या क्या जानकारी है। जगमगाती चांदनी में ग्रैंड ट्रंक रोड की राह पर चाचा भतीजे की कार यात्रा बड़ी रोमांचक थी। भोर वेला आसनसोल में उन्होंने कार में पेट्रोल डलवाया। 17 जनवरी 1941 को 9 बजे वे सीधी भली राह से अलग धनबाद के निकट बड़ारी नामक स्थान पर पहुंचे। यहाँ शरद चंद्र का सबसे बड़ा बेटा अशोक सपरिवार रहता था। शिशिर ने चाचा को अशोक के बंगले से आधा मील इधर ही उतार दिया और बेखटके अकेला भाई के यहाँ जा पहुंचा। भाई को उसने सावधान किया कि वे चाचा यहाँ पहुंचने ही वाले हैं। कुछ देर बाद अकेले पहुंचे सुभाष ने धंधे पर निकले बीमा एजेंट के रूप में अपना परिचय दिया। अशोक के घरेलू नौकर को दिखा दिखाकर और सुना सुनाकर कुछ देर तक नाटक किया गया। तमाम बातचीत अंग्रेजी में चली और यहाँ तक कि अशोक ने अंगुतक से शिशिर का औपचारिक परिचय भी करवाया। प्रकटतः अंगुतक के अनुरोध पर दिन भर के लिए उसे मेहमान खाने में ठहरा दिया गया। योजना अनुसार शाम को खूब दिखा सुनाकर बीमा एजेंट ने घर वालों को खुदा हाफिज कहा और पैदल निकल पड़ा। कुछ देर बाद शिशिर की कार पर सवार अशोक की पत्नी और शिशिर ने सड़क के किनारे चले जा रहे सुभाष चंद्र को पीछे से जा साथ ले लिया और कार गोमोह की ओर चल पड़ी। आधी रात के काफी बाद दिल्ली कालका मेल गोमोह स्टेशन पहुंची। सुभाष ने स्वयं अपना टिकट खरीदा और फर्स्ट क्लास में सवार हुए और अकेले अपनी राह चल दिए। तय हुआ था कि दिल्ली में फ्रंटियर मेल पकड़कर 19 जनवरी 1941 को सुभाष पेशावर पहुंचेंगे।
पेशावर स्टेशन के गेट पर खड़े बाहर निकलते हर यात्री को ध्यान से देखते अकबर शाह ने आखिर अलग से नजर आते एक भले मानस मुस्लिम को पहचान ही लिया। अकबर ने फुसफुसाकर उन्हें तांगा पकड़ने को कहा। सुभाष ने तांगे वाले से उसने दीन होटल चलने को कहा और स्वयं एक अन्य तांगे से पीछे पीछे हो लिया। रास्ता बदलकर फिर वहां उन्हें ताजमहल होटल ले आया। पैदल पेशावर शहर लौटते समय अकबर शाह को अपना पुराना जिगरी दोस्त आबद खान मिल गया और उसे उसने अपनी समस्या कह सुनाई। आबद खान को खुफिया तौर पर सरहद पार कराने का लंबा अनुभव था। उसकी राय पर अकबर शाह ने उसी रात सुभाष को होटल से उसके घर पहुंचा दिया। 6 दिन सुभाष ने वहीं काटे। अकबर शाह ने फैसला किया था कि कबायली इलाके से काबुल तक की यात्रा में मोहम्मद शाह और भगत राम तलवार नामक 2 युवा रक्षक सुभाष चंद्र के साथ रहेंगे। उन्हें खबर भी दे दी गई। आखिर में यह जिम्मेदारी सिर्फ भगत राम को सौंपी गई। पेशावर में सुभाष चंद्र के बहुरूपी वेश में आमूल परिवर्तन हुआ। अब वे पठान थे। आबद खान के यहाँ उन्हें पठानों के सामाजिक दस्तूर और रस्मो रिवाज सिखाए गए ताकि उनका सामाजिक और सार्वजनिक व्यवहार निर्दोष रहे। पुरानी वेशभूषा के बदले उन्हें खुल्लेदार पगड़ी सहित विशुद्ध पठानी लिबास दिया गया। बीमा एजेंट जियाउद्दीन अब भगत राम का गूंगा बहरा बड़ा भाई था, जिसे पहले किसी दरगाह ले जाना था और फिर इलाज के लिए काबुल। 26 जनवरी 1941 की सुबह सुभाष चंद्र आबद खान द्वारा जुटाई एक कार में भगत राम, मोहम्मद शाह और एक गाइड के साथ अफरीदी कबीले की अमलदारी की ओर रवाना हो गए। योजना अनुसार परिवार वालों ने उसी दिन कलकत्ता से उनके गायब हो जाने की खबर आम कर दी। 3 सफारियों ने अपना पैदल सफर कबायली अमलदारी की असल सरहद से फ्लॉर्ग भर परे से शुरू किया। सुभाष चंद्र को अफगानिस्तान ले जाने के लिए सबसे छोटा मगर सबसे दुरह रास्ता चुना गया था और यह यात्रियों बल्कि क्रांतिकारियों द्वारा भी प्रयोग किए जाने वाला परंपरागत रास्तों में से भिन्न था। उन्हें दुर्गम पहाड़ियां भी चढ़नी पड़ी, जिन पर जगह जगह बर्फ जमी हुई थी। अगली 2 रातें उन्होंने रास्ते में पड़ने वाले छोटे छोटे गांवों में काटी। 28 जनवरी को आधी रात के काफी बाद उन्होंने अफगान क्षेत्र के पहले गांव में कदम रखा। सुभाष थक टूट ना जाए इसलिए सफर के दूसरे हिस्से में उन्हें खच्चर पर बिठा दिया गया था, लेकिन एक जगह ढलान पर खच्चर बर्फ पर फिसल गया और वे नीचे जा गिरे। कच्चे रास्तों को पार करते हुए 2 दिन बाद वे पेशावर काबुल हाईवे पर गार्दी गांव पहुंचे। आबद खान का गाइड उन्हें अफगान क्षेत्र में पहुंचाकर लौट गया था। सुभाष चंद्र और भगत राम हाईवे से गुजरते चाय की पेटियां लादे एक ट्रक पर मिन्नत करते सवार हुए और 28 जनवरी की सुबह 10 बजे जलालाबाद पहुंच गए। 29 जनवरी को लोगों को नजर आ जाने की खातिर वे जलालाबाद के नजदीक दरगाह अड्डा शरीफ पहुंचे। वहां उन्होंने एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्यकर्ता हाजी मोहम्मद आमिन से भी संपर्क साध लिया। जनवरी 30 को वे तांगे से काबुल रवाना हुए। रास्ते में तांगा छोड़ फिर ट्रक पकड़कर अगली सुबह वे बुध खाक चेक पोस्ट पहुंचे। यहां से फिर तांगा किया और 31 जनवरी 1941 को सुबह 11 बजे वे काबुल पहुंच गए। काबुल शहर से वे दोनों अनजान थे। पूछताछ कर उन्होंने लाहौरी गेट के पास एक सराय में डेरा डाल लिया। सराय को आदमजात की रिहायश लायक मनाना मुश्किल था, पर और कोई चारा भी नहीं था। चाय में डबल रोटी भिगोकर दोनों ने खाना खा लिया। हालांकि सुभाष चंद्र अब ब्रिटिश पुलिस की सीधी पकड़ से बाहर थे, पर जल्द ही उन पर यह साफ हो गया कि उनकी आफतें खत्म नहीं, शुरू हुई हैं। अगले 45 दिनों तक घोर सत्कार निष्ठुर परिस्थितियों और किसी भी घड़ी अफगान पुलिस या ब्रिटिश मुखबिरों की निगाह में पड़ जाने के भय के बीच जीते सुभाष के लिए यह अत्यधिक त्रासद दौर था। उनके कदमों और गंतव्य मध्य यूरोप के आड़े खड़ा था सोवियत संघ।
पंजाब की कीर्ति किसान पार्टी के मध्यस्थों की मार्फत जो पहले से ही मॉस्को में थे। उन्होंने सोवियत सरकार से संपर्क साधने और कम से कम किसी अस्थायी व्यवस्था की बहुत कोशिश की, पर नतीजा कुछ नहीं निकला। दरअसल क्या हुआ यह अभी तक मालूम नहीं। स्थिति अब यह थी कि सुभाष चंद्र को सब कुछ नए सिरे से करना था और गिरफ्तारी से बचने के लिए जल्दी से जल्दी काबुल छोड़ने का कोई तरीका निकालना था। यह भाग यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।